नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ने मुहर लगा दी है जेपी नड्डा के नाम पर। एक बार फिर से जून 2024 के लिए उनको एक्सटेंशन मिल गया है। जो अटकलों का बाजार गर्म था कि क्या होने वाला है, उस पर अब मुहर लग गई है कि जेपी नड्डा ही बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है वो अभी जारी है। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको 2024 का विजय मंत्र तो वो दे ही रहे, साथ में जो इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं लगभग 9 राज्यों में, उन सबको लेकर भी अब कैसे पार्टी को आगे जाना है, कार्यकर्ताओं को आगे जाना है, ये तमाम बातें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी की इस बैठक में लगातार जो कल से लेकर अब तक चल रही है उसमें बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस विजय मंत्र के सामने, तो विपक्ष जो है वो भी ताल ठोकने को तैयार तो खड़ा है, लेकिन जो खिचड़ी पक रही है विपक्षी एकता की, वो अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। राहुल गांधी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक बार फिर से उन्होंने संघ और बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन विपक्ष अब तक उनके साथ आता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी मना कर चुकी है, बहुजन समाज पार्टी मना कर चुकी है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी क्या रुख है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष, यानी मोदी वर्सेस ऑल की जो ये लड़ाई है, इसी पर जरा आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले जरा उन 5 बड़ी बातों पर नजर डालते हैं जो आज सुर्खियों में रही। इससे जो 2024 की हम बात कर रहे हैं उसको लेकर, तो 2024 की जो लड़ाई है वो मोदी वर्सेस ऑल पर आ गई है। यानी एक तरफ नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, एक के बाद एक जीत का मंत्र, और दूसरी तरफ विपक्ष। बीजेपी में महामंथन, प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन है उसमें विजय का जो मंत्र है वो पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दिया जा रहा है। उसमें भी कई बातें निकलकर सामने आएंगी, वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है, जून 2024 तक। अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ही बने रहेंगे। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी और अमित शाह 2 बार इस तरह से अपने अध्यक्ष पद को आगे, उनको भी एक्सटेंशन मिला था। कमजोर बूथों पर काम करने का निर्देश और 72,000 बूथों की पहचान। ये जब कल पहले दिन जेपी नड्डा का संबोधन हुआ था, उसमें उन्होंने इन बातों पर तवज्जो दी थी कि कैसे आगे बढ़ना है। दूसरी तरफ विपक्ष में एकता के सुरों के बीच जारी है अपनी ढपली अपना राग, यानी सभी कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ बता रहे हैं कि सिद्धांत और विचारधारा सबकी अलग है। तो कैसे एक साथ आएंगे? 2024 के लिए कितनी गंभीर है विपक्ष की कोशिश, ये एक अब तक सवाल खड़ा हुआ है जिसका जवाब किसी भी विपक्षी नेता की तरफ से सामने नहीं आया है कि आखिर जो कोशिशें चल रही हैं, जो सब लोग 2024 के लिए बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होने की कवायद कर रहे हैं, उसमें हालांकि अभी तक हकीकत क्या है वो सामने नहीं आई है। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़े बयान रहे हैं कल से लेकर अब तक बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में भी, और आने वाले दिनों में अब कैसे सबको जुटना है, उन सबको लेकर जरा उस पर नजर डालते हैं। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। आज हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिया और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर उनका दबाव है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ व्यक्तिगत अब्यूसिव लैंग्वेज के द्वारा नेगेटिव कैंपेन जो ऑपोजिशन पे बुनियाद आरोप लगाकर चला, उन सब में हर एक में कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नकारते हुए ऑपोजिशन के टीका टिप्पणी हुआ है।
जो भी इनके समर्थक थे उनका ये मानना था कि कोई लड़ाई नहीं है, 2024 में लड़ाई नहीं है और 2024 में प्रधानमंत्री की वैकेंसी नहीं है। तो अब उनको लग रहा है कि ऐसा नहीं है, जनता का रुख बदल भी सकता है। देखिए, ये विपक्ष को मैं गणतंत्र में, प्रजातंत्र में उसकी आलोचना को पॉजिटिव स्पिरिट में लेता हूं। उनको तो भी कुछ काम होनी चाहिए, उनको करने दीजिए। तो एक तरफ बीजेपी और उसके जो सहयोगी संगठन है उन सभी ने 2024 के लिए 400 प्लस यानी 400 पार का नारा दे दिया है और अब यह बात आ रही है कि जब बीजेपी एक एक बूथ की बात कर रही है, संगठन को मजबूत करने की बात कर रही है और ज्यादा, और इस वक्त अगर पूरे देश में हम देखें तो सबसे ज्यादा जगहों पर अगर सत्ता में कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। केंद्र में भी 2014, 2019 लगातार उसका बढ़ता हुआ ग्राफ रहा है और उसके बाद अब जब 400 पार का आंकड़ा 2024 के लिए जो लक्ष्य तय किया गया है वो एक अहम बात है। तो दूसरी तरफ विपक्ष के पास आखिर उसके पिटारे में है क्या, सिवाय अभी एक नारा जो दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से एकजुटता का, और उस नारे के बीच में बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालना, यही नारा है जो सबसे ज्यादा इस वक्त दिखाई दे रहा है विपक्ष के नेताओं की जुबान पर। तो आखिर उस नारे में कितना दम है उस पर भी जरा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो तमाम पार्टियां हैं क्या वो वाकई में एक नाम पर आने को तैयार होंगे। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमानों का पूरा पैनल जुड़ गया है, मैं परिचय करा देती हूं खास मेहमानों का। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विनीत त्यागी जी स्टूडियो में मौजूद है, बेहद ही स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनुमा आचार्य जी मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश जो कि बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि कल ही जो स्टेटमेंट आया है बहन मायावती का उनकी तरफ से। स्वयं पुरोहित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और हमारे साथ जेडीयू का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं अनुप्रिया जी। आप सभी खास मेहमानों का बेहद ही खास स्वागत है। सबसे पहले मैं विनीत जी आप ही से बात करना चाहूंगी, जिस तरीके की बात आज 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रही आपकी बैठक में, 400 पार का लक्ष्य तो रखा ही गया है, अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा, उनको एक्सटेंशन भी मिल गया है, लेकिन ये 400 पार का लक्ष्य इस वक्त जब पूरा विपक्ष जो है वो आपके खिलाफ में ताल ठोकने को तैयार है, क्या ये थोड़ा बड़ा लक्ष्य नहीं है? नीमा जी, अगर आप 2022 को ही खाली देखें तो 2022 में 7 राज्यों के चुनाव हुए और उनके नतीजों को जब हम देखेंगे तो किस तरह से हमने यूपी में कितनी बड़ी जीत हासिल की, पुनः उत्तराखंड में हम पुनः जीते, गोवा में पुनः हमने सरकार बनाई, मणिपुर पहले से भी ज़्यादा बहुमत के साथ हम जीते, और गुजरात में कैसे 27 साल की सरकार के बाद भी कितनी बड़ी विजय हमें प्राप्त हुई। तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि जो हम काम कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास का, उसके लिए जनता का पूरा समर्थन और पूरा विश्वास हमारे ऊपर है। तो उसी के ऊपर हम आगे काम कर रहे हैं, और जो पंच प्रण भी प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं उसे लेकर पूरा भाजपा संगठन भी और भाजपा द्वारा बनाई गई भारतीय सरकार भी लोगों के लिए जो काम कर रही है, लोग हमारे साथ हैं। तो और ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ हम 2024 में सरकार बनाएंगे, और जो अभी 9 राज्यों के चुनाव हैं उनमें भी भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी और 9 के 9 राज्यों में सरकार बनाएगी। नहीं, मैं एक आपसे ये जानना चाहती हूँ विनीत जी, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री के 5 प्रण की बात की है, कल से अब तक जो सबसे बड़ी अहम बात निकल कर आई आपकी इस 2 दिन की बैठक की, उसमें क्या एक मंत्र जो लेकर अब आप चलेंगे, क्या निकला? देखिए, पंच प्रण की जो मैंने बात की, पहला प्रण क्या है? देखिए, हम 1947 में स्वतंत्र तो हुए, लेकिन हम पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई आक्रांता किसी देश को अस्वतंत्र रखता है, स्वतंत्रता उनकी छीन लेता है, तो केवल एक सरकार नहीं वो चलाते हैं, वहां पे उनकी जो संस्कृति है उसके ऊपर भी प्रहार किया जाता है, उसको भी गुलाम बना के रखा जाता है। 1947 में हम स्वतंत्र हुए, लेकिन हमारी संस्कृति स्वतंत्र नहीं हो पाई थी, और किस तरह से हम उसी कॉलोनियल एक पास्ट, उसी एक कॉम्प्लेक्शन के साथ जी रहे थे, वो 2014 में हमारी सरकार आने के बाद उसको एक करके हमने उसको हटाने की कोशिश की है। पंच प्रण में आपको बता देता हूं कि जो भी हमारे कॉलोनियल पास्ट के ट्रेसेस बचे हैं भारत में, उनको हटाना, भारतीय जो संस्कृति है उस पर हमें विश्वास रखना, उस पर गौरव महसूस करना और उसके साथ जीना।
और एक डेवलप्ड इंडिया बनाने के लिए पूरे कमिटमेंट के साथ पूरे संगठन को काम करें। ठीक है, मैं आती हूं आपके पास, मैं अनुमा जी से इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन जरा एक बार जो माहौल चल रहा है इस वक्त, क्योंकि प्रधानमंत्री का संबोधन बेहद ही अहम समापन संबोधन जो रहा है या अभी चल रहा है, हम सीधे अपने संवाददाता जरा शैलेंद्र के पास चलते हैं जो कि एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पर इस वक्त सीधे मौजूद है। शैलेंद्र, क्या प्रधानमंत्री का जो एक विजय मंत्र वो देने वाले थे वो उन्होंने दिया है या अभी चल रहा है? क्या इस 2 दिन का एक अहम मंत्र रहा, मैं आप ही से जानना चाहती हूं। देखिए, प्रधानमंत्री एक समापन सत्र में संबोधन जो होना था वो संबोधन अब खत्म होने वाला है, जो संकेत हमें मिले हैं, और निश्चित तौर पर उसके बाद औपचारिक समापन इस 2 दिन की बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का हो जाएगा। संदेश बहुत स्पष्ट हो चुका है। पहली बात, जिस बात का सभी को इंतजार था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मौजूदा कार्यकाल को आगे जून 2024 तक विस्तार दिया जाएगा, उस पर कार्य समिति की मुहर लग चुकी है और कमर कस ले कार्यकर्ता कार्य समिति के सदस्य की 9 के 9 राज्यों में चुनावी जीत हासिल करनी है जो 2023 में होनी है। उसके बाद 2024 का जो रास्ता है वो आसान हो जाए, क्योंकि ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि गुजरात की जीत से सीख लेने की बात कही गई है, जहां पर 27 वर्षों के बाद और प्रचंड जीत से बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है। और यही वजह है कि जो राजनीतिक प्रस्ताव है उसमें भी इस बात का चर्चा हुई, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अलग से इसका उल्लेख किया और राज्यों के संगठन को उससे सीख लेने की बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रंट पे आके जिस तरह से अगुवाई की और गुजरात की जो जीत सुनिश्चित हुई उससे बाकी राज्य सीख ले। तो संदेश बहुत साफ है कि जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में नहीं है वहां पर बहुत जोर लगाना है, और इसलिए तारीफ भी की गई है खासतौर पर तेलंगाना में, तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष की, कि जिस तरह से वो वहां आंदोलन चला रहे हैं तेलंगाना सरकार के खिलाफ। तो यानी बीजेपी का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में नहीं है, तेलंगाना हो या राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, वहां पर सत्ता में आना है। और जो सीट जहां पर दूसरे नंबर पर रही थी रमा लोकसभा चुनाव में, ऐसी 160 लोकसभा सीट चिन्हित की गई है, वहां पर स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहे, वहां पर चुनावी सफलता 2024 में सुनिश्चित करना है। इस मंत्र के साथ ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी खत्म हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में सांगठनिक स्तर पर 2024 का चुनाव होगा, ये भी स्पष्ट हो गया है इस कार्यकारिणी की बैठक से। शैलेंद्र, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से विपक्षी एकजुटता दिखाई दे रही है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, दूसरी तरफ नीतीश कुमार एक अलग गठबंधन को लेकर साथ चलने वाले हैं, तृणमूल कांग्रेस किसके साथ है ये भी अभी तय होना बाकी है, इस सब को लेकर के भी कि विपक्ष के साथ कैसे आर पार की लड़ाई लड़नी है इस एकजुटता के खिलाफ, उस पर भी कोई संदेश आया है? ये देखिए, बहुत स्पष्ट संदेश है कि जो मतों का प्रतिशत है, कुल मतों जो मतदान होता है, कोशिश ये की जाए कि गुजरात में जिस तरह से नतीजा आए और मतों का प्रतिशत जो मतदान होता है उसमें 50% से ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को मिले, तो फिर सामने कोई भी हो, कैसा भी गठबंधन हो, उस बात की बहुत चिंता नहीं करनी है। यही वजह है कि 1,30,000 बूथ को चिन्हित करके वहां पर काम करने की बात कही गई है। और दूसरी ओर बीजेपी को यह भी लगता है कि विपक्षी गठबंधन की चाहे जितनी कोशिश करने के लिए जिस तरह से मतभेद है वो खत्म होने वाले नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से ऐलान किया है, और हम जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में अपील के बावजूद भी कई दिग्गज पार्टी के नेता कन्नी काटते नजर आए, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन बीजेपी का पूरा फोकस इस बात पर है कि 50% से ज्यादा मत राज्यवार हासिल करने हैं, लोकसभा क्षेत्रवार हासिल करने हैं, तब सामने चाहे जो गठबंधन हो, चाहे जितने भी विरोधी एक साथ हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी को 2019 से भी बड़ी जीत हासिल होगी और उस पर काम करने को कहा गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपने ये जो तमाम जानकारी दी, खासकर 2 दिन के इस मंत्र को लेकर, अब पार्टी कैसे आगे चलने वाली है उस सबको लेकर। और अनुमा जी, अब मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि जो बात यहां हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने बताई है 2 दिन के मंत्र को लेकर, 400 सीटें पार करने का आंकड़ा बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने तय किया है। 400 सीटें, इसके खिलाफ कांग्रेस की रणनीति क्या है? कितनी सीटों की रणनीति है? क्या कुछ ऐसा आंकड़ा अभी तक बनाया गया है कि क्या टारगेट लेकर चला जाएगा अब? अनुमा जी, अनुमा जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। और आप मुझसे रणनीति पूछ रही हैं, मैं रणनीति क्या बताऊं आपको? देखिए, हर बार की तरह वही पुराना स्टेल एकदम बुसा हुआ सड़ा हुआ वो नैरेटिव शुरू हो गया, मोदी वर्सेस ऑल। भाई यहाँ तो मोदी वर्सेस ऑल है ही नहीं,
कहाँ मोदी वर्सेस ऑल दिख रहा है? किसको दिख रहा है? कोई ऑल तो है नहीं, आप खुद ही बोल रही हैं ऑल नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि संविधान को प्यार करने वाले लोग, संविधान को पसंद करने वाले लोग, जो संविधान को बचाना चाहते हैं और संविधान के साथ है, उस लड़ाई को आप मोदी वर्सेस ऑल बोल रही हैं। यानी कि आप ये बता रही हैं कि ये चीजों है वो संविधान को वैसे भी तहस नहस कर रहे हैं और करना चाहते हैं। एक और बात आपसे कहूंगी कि राहुल गांधी नफरत के बाजार के प्रोडक्ट्स के सामने मोहब्बत का प्रोडक्ट री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अभी के व्हाट्सएप ग्रुप निकाल के देख लें, इस साल में 9 जगह चुनाव होने हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्या शुरू हो गया है? 5 साल पुरानी नफरती पोस्ट फिर से शुरू हो गई हैं। 5 साल पुराने OROP के मोदी जी के भाषण सुनाए जा रहे हैं कि OROP सबको मिलेगी, उसको भी मिलेगी, कम सर्विस वालों को भी मिलेगी, जबकि मैं खुद OROP की बेनिफिशियरी नहीं हूं। और भी घृणित बहुत सारे ऐसी खबरें डाली जा रही है जिससे लोगों को कांग्रेस से नफरत हो जाए। तो आपको एक बात बहुत साफ बता दूं कि ये जो आप कह रही है हमारी क्या रणनीति है, कोई रणनीति नहीं है। देश को बचाना एक हमारा सिद्धांत है। हम देश को बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। इस समय जो हाल है, जिस तरह से भ्रम फैलाए जाते हैं, चुनाव देखते ही बीजेपी सत्ता के लिए बौरा जाती है और जनता के बीच में भ्रम का अंबार लगाने से कोई हिचकती नहीं। अब मजेदार क्या है, देखिए जो प्रवक्ता बैठे हैं वो प्रधानमंत्री ने पंच प्राण बोला था। पंच प्राण निकाल के देख लीजिए उनका भाषण, क्योंकि हम तो सुनते हैं ना, तो उसको पंच प्रण कह रहे हैं। अब उनको प्राण और प्रण में, उनके प्राण में और प्रण में अंतर ही नहीं मालूम। तो ये तो है बीजेपी की बुद्धिमत्ता का आलम। बस इतना कर सकते हैं कि नफरतें फैलाएंगे और नफरतें फैला के गुजरात, अब जैसे मेरे राज्य में चुनाव होना है मध्य प्रदेश में, तो मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में भयंकर हिंसा होगी कि गुजरात के पैटर्न में मेरे शांत मध्य प्रदेश में त्राही त्राही करेंगे, ये आग लगा देंगे हमारे लोगों के बीच में। तो चुनाव होते हैं, चुनाव में 400 पार करेंगे तो आप जनता के साथ खेलते हैं। और यही बात है कि केवल हम कोई नहीं है, कोई मोदी वर्सेस ऑल कोई कहानी नहीं है। इस पैटर्न का ढोल मत पीटिए। और अनुमा जी, आपने कहा हिंसा फैला देगी बीजेपी मध्य प्रदेश में, आप आदमियों को लड़वाएगी। राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी आपने? कहते हैं अनुमा जी, राहुल गांधी की आज की अपने ही नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी आपने आज? हाँ सुनी थी। आपको एक और बात बता देती हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए ना। अब अनुमा जी, राहुल गांधी ने प्रोग्राम है, आप ही का चलेगा। अनुमा जी, राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, वो जहां जहां गए उन्होंने मध्य प्रदेश का जिक्र किया। उन्होंने कहा उनको कहीं नफरत दिखाई नहीं दी, लोग बड़े प्यार से रह रहे हैं, बहुत प्यार से गले मिल रहे हैं, सबके बीच में शांति थी, कोई हिंसा दिखाई नहीं दी उनके। और आप यहाँ पर ऐलान कर रही हैं कि मध्य प्रदेश चुनाव में हिंसा होने वाली है। देखिए रीमा जी, सुनिए ना, एक न्यूज़पेपर की खबर है, आपको भेज दूंगी। आपका व्हाट्सएप नंबर थैंकफुली कि मेरे पास है, पढ़ लीजिएगा कि क्या साजिश चल रही है वहां। मेरा मध्य प्रदेश बहुत शांत है, वहां केवल प्यार है, वहां नफरतें नहीं है, पर जबरदस्ती पैदा की जाएंगी, वही उस न्यूज़पेपर की खबर में है। और कोई ऐसा वैसा न्यूज़पेपर नहीं है, आपको भेज दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा खुद ही। न्यूज़पेपर की खबरों से क्या आप राजनीति कर रही हैं आजकल? अरे भैया, तो आपके दूरदर्शन से तो नहीं करेंगे ना राजनीति। दूरदर्शन से तो करने की जरूरत कांग्रेस को नहीं है कम से कम, लेकिन क्या आप न्यूज़पेपर, आप आजकल अखबारों और मीडिया पर कब से विश्वास करने लगे? अभी तो राहुल गांधी ने कहा मीडिया बिक चुका है, अब आप न्यूज़पेपर की क्लिपिंग की बात कर रही हैं कि वहां पे लिखा है हिंसा। या तो मीडिया बिक चुका है या आप अखबार की कतरनों पे विश्वास कीजिए। एक ही काम हो सकता है ना, कांग्रेस पार्टी दो चीजें एक साथ कैसे करेगी? या तो मीडिया बिक चुका है, राजनीति नहीं करेंगे ना आप। अरे भाई अनुमा जी, आपके नेता कह रहे हैं मीडिया के लोग बिक चुके हैं, मीडिया पर उनको भरोसा नहीं है। आप कह रही हैं न्यूज़पेपर की कतरन में हिंसा की संभावना है। या तो भरोसा कीजिए या मत कीजिए, एक ही काम हो सकता है ना। नहीं बोलेंगे कि विनीत त्यागी जवाब देंगे। ओके, आप अपने प्रोग्राम में अनुमा जी, सुन लीजिए। अनुमा जी, आपको बड़े धैर्य से मैंने सुना है, ऐसी उम्मीद मैं आपसे भी रखता हूं। देखिए, अनुमा जी ने कहा कि ये प्यार, नफरत के बाजार में प्यार को रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्चुअल में रीइंट्रोड्यूस किसे कर रहे हैं मैं बताता हूं आपको। राहुल गांधी जी को ये अनेकों वर्षों से बार बार लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, पैकेज बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, उनका रहने सहने का तरीका बदलते हैं, सब कुछ बदल के इन्होंने देखा, सब कुछ करके देखा है। लेकिन राहुल गांधी जी ने बार बार फेल होकर दिखाया है और कांग्रेस को और नीचे ले जाने का काम किया है। तो ये एक और अटेम्प्ट केवल और केवल राहुल गांधी जी को रीलॉन्च करने का है।
और ये भी पूर्णतः फेल होता नजर आ रहा है। उसका मैं बताता हूं क्यों होता नजर आ रहा है। जैसे कि अभी अनुमा जी ने इसको स्वीकार भी किया है, वो कह रहे हैं कि ओल है ही नहीं, पूरी कोशिश कर ली कांग्रेस ने लेकिन ओल नहीं बना पाए क्योंकि कोई इनके साथ आने को तैयार ही नहीं है। जब ये यूपी में आए तो चिट्ठियां तो आ गई एक दो, लेकिन साथ कोई नहीं आया। उधर टीएमसी, अभी बाकी प्रवक्ता यहां बैठे हैं, वो खुद अपना बता भी देंगे कि कितना वो राहुल गांधी जी को अपना नेता मानेंगे विपक्ष का, लेकिन राहुल गांधी जी ना विपक्ष को जोड़ के रख पाए हैं ना कांग्रेस को जोड़ के रख पाए हैं, और कांग्रेस की पटरी पहले से भी ज्यादा नीचे उतरती हमें नजर आ रही है। मैं जरा जान लेती हूं, क्योंकि हमारे साथ स्वयं प्रकाश जी भी है। अभी तक तृणमूल कांग्रेस ने स्वयं प्रकाश जी अपने पत्ते खोले नहीं है कि आखिर आप लोग किसके साथ हैं। आप नीतीश कुमार के साथ हैं या ममता बनर्जी अकेले जाने वाली हैं, या राहुल गांधी ने जैसा कि आह्वान किया श्रीनगर बुलाया है 30 तारीख के लिए। आपकी पार्टी का रुख अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। थोड़ा सा आप अगर पर्दा हटाएं तो बात आगे बढ़े। देखिए, पर्दा ऐसा है कि देखिए राजनीति में अभी आज एक बड़ी पार्टी अपने आप को मानती है, निष्फल वाली पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है आपकी बार 204 को पार। हाँ। आपको बता दूं, बंगाल में जब 2021 में विधानसभा चुनाव था, इसी पार्टी ने यही नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, कैलाश विजयवर्गीय, पूरी दिल्ली की पूरी केंद्रीय कमेटी यहाँ पे आके बैठी थी। बंगाल में 1 साल तक बैठी रही, चुनाव के 1 साल पहले तक, और डिस्टर्ब करते रहे, सीबीआई ईडी जो लगाना था, और इन्होंने नारा दिया था अब की बार 200 पार। नतीजा क्या आया? 77 सीट 75 सीट, उसमें भी अभी इनके पास में आधे नहीं है, आधे जो है वो इनके साथ में नहीं है। ये अवस्था है भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की। अब आप राज्य बात करिए ना, बिहार में आप किसके साथ हो? आप किसके साथ हैं? आप किसके साथ हैं? एकला चलो रे करने वाले, या वाकई में किसी के साथ चलेंगे, ये तो बता दीजिए। समान विचारधारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ 2024 की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनेगी। नेतृत्व क्षमता ममता बनर्जी में है। ये अभी अर्थशास्त्री माननीय श्री अमृत सिंह जी ने भी 2 दिन पहले कहा है कि ममता बनर्जी में नेतृत्व क्षमता है। देखिए, सोचना यह है कि ममता बनर्जी में लालसा नहीं है, आप उनको बनना ही है, ऐसी भी बात नहीं है, मगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए किसी भी स्तर पर हम लोग जाना है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश के अंदर में अभी तानाशाही की सरकार चला रही है, जिस तरह से उन्होंने जितने भी लोकतंत्र के जितने भी पिलर्स है उनको धराशायी कर दिया है। आज आप देखिए, स्वयं प्रकाश जी, ओके, एक सेकेंड। आपने कहा ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। नेतृत्व मतलब थोड़ा क्लियर कीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी क्लियर कर चुकी है। सीनियर लीडर है भारत के अंदर में, भारत की वन ऑफ द सीनियर लीडर है ममता बनर्जी। तो जो भी सरकार बनेगी उसके अंदर में नेतृत्व ममता बनर्जी का रहेगा। प्रधानमंत्री की कुर्सी मिले चाहे ना मिले, नेतृत्व का मतलब, आज मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति है अभी? भारतीय जनता पार्टी क्लियर नहीं हो पा रहा। नेतृत्व मतलब प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन नेतृत्व का मतलब समझा दीजिए। आप ये जो आप डिवाइड करना चाहती है कि भाई आप डिवाइड कर देंगे गांधी के विचारों को, ये गांधी और गोडसे की लड़ाई होने वाली है। 2024 की लड़ाई गोडसे को मानने वाले और इस देश के महात्मा गांधी को मानने वाले फिर विचारों की लड़ाई है, और हमें गर्व है कि हम गांधी के विचारों के साथ खड़े हैं। स्वयं प्रकाश जी, बात करिए, लोकतंत्र की बात करिए, लोकतंत्र के साथ में लोकतंत्र की हत्या स्वयं प्रकाश जी, बस मैं ये जानना चाह रही थी, नेतृत्व का मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी है या नहीं, सिर्फ ये बता दीजिए, फिर मैं अनुप्रिया जी के पास जाऊंगी। नेतृत्व का मतलब क्या है? नेतृत्व का मतलब होता है कि दिशा निर्देश करना, दिशा देना। 2024 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए उसकी लीडरशिप ममता बनर्जी है, आपको बता देते हैं, और इसकी बहुत जल्दी आपको भूमिकाएं देखने मिलेगी। थोड़ा सब्र रखिए, इतने जल्दी सारे पत्ते मत खोलिए। ओके, अनुप्रिया जी, ठीक है, मैं अनुप्रिया जी आपका रिएक्शन लेने आऊं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक के बाद मैं आपके पास आती हूँ और डॉक्टर सतीश से जानने की कोशिश करती हूँ। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए 5 की पंचायत। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें।
डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और अनुप्रिया जी, ये जो नेतृत्व की बात स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कह रहे हैं, इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम में अभी 2 दिन पहले अखिलेश प्रताप सिंह, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि 2024 में कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री पद के चेहरे होने वाले हैं राहुल गांधी। अभी नेतृत्व की बात हुई है तो पता लगा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो विपक्ष आगे बढ़ेगा उसके साथ में तृणमूल कांग्रेस जाएगी। अभी तक जेडीयू की तरफ से जो तैयारियां चल रही थी नीतीश कुमार के नेतृत्व की, क्या उसमें कुछ बदलाव आया है? क्या राहुल गांधी का नेतृत्व और ममता बनर्जी का नेतृत्व स्वीकार है अब आपको? जी देखिए, ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से अगर कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता होंगे तो ये तो उनकी पार्टी का मामला है और वो ऐलान कर भी सकते हैं। लेकिन हमारी जो रणनीति 2024 को लेकर करके है, हमने एक ही बात कहा है कि हमें भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए हम गठबंधन एक विपक्षी पार्टियों को एक करने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से हमारा जो मानना है कि जिस तरह से लोकतंत्र में आजादी सबको होनी चाहिए थी, हमें लगता है उस तरह से लोग आजाद नहीं है। भारत आजाद भारत का जिक्र हो गया, लेकिन भारत सच में आज 2014 से मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से आजादी हमने 1947 में पाया था, उस आजादी के साथ हम नहीं जी पा रहे हैं। क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जहां पे आप देखेंगे संवैधानिक जो संस्था है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का एक लक्ष्य जो है कि 2024 का जो मैंने बताया, अब रहा कि नेतृत्व स्वीकारने की बात, मैं यहाँ चैनल पे बैठ करके मैं कह दूं कि हमारी पार्टी किसके नेतृत्व में जाएगी, मुझे लगता है कि ये बहुत ही छोटी बात हो जाएगी। क्योंकि ये हमारे नेता जो है अभी समाधान यात्रा को लेकर के अभी हमारे राज्य में है, यात्रा पे है, और ये यात्रा जनवरी में के अंत में खत्म होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम आगे देश की यात्रा में मतलब विपक्ष को एक करने की कोशिश हमारी रहेगी कि जहां विपक्ष एकजुट हो जाए। नेतृत्व किसका होगा, मुझे लगता है कि मैं यहाँ बोलने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि आने वाले समय में कई रीजनल पार्टीज में जुड़ेंगे अगर कांग्रेस साथ में आना चाहती है, क्योंकि देखना होगा कि देश क्या चाह रहा है। नहीं, अनुप्रिया जी एक सेकंड, अनुप्रिया जी, केसी त्यागी जो कि वरिष्ठ नेता है जेडीयू के, आपकी की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जब सीधे तौर पर राहुल गांधी के निमंत्रण को ये कहकर ठुकराया कि जिस निमंत्रण के अंदर अरविंद केजरीवाल नहीं है, केसीआर नहीं है और बीजू जनता दल नहीं है, ये तमाम पार्टियों को और इन नेताओं को हटा दिया गया है, ऐसी विपक्षी एकता के जेडीयू पक्षधर नहीं है। ये बात तो वो क्लियर कर चुके हैं, तो फिर बोलने में क्या दिक्कत है? आप बताएं इस बात को। नहीं, ठीक है, उस जिस हम लोग 30 जनवरी की जो बात कर रहे हैं कि विपक्षी एकता को दिखाते हुए, वो विपक्षी एकता नहीं, वो कांग्रेस का कार्यक्रम, कांग्रेस ने वो खुला मंच दिया है कि आने के लिए। लेकिन जिस और 2024 की रणनीति की अगर मैं बात करूं तो 2024 की रणनीति के तहत नहीं बात है, वो भारत जोड़ो यात्रा वो कांग्रेस का है। कांग्रेस ने किसी निमंत्रण, क्योंकि हम कह रहे हैं कि 2024 हमारा लक्ष्य है। आपको अगर इस तरह से बटे हुए हम लोग नजर आएंगे, अगर हमारी रणनीति तय नहीं होगी, अगर हमारा लक्ष्य तय नहीं होगा, तो सच में एकजुटता नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो बीजेपी को हराने की बात नहीं है, लेकिन लोकतंत्र बचाने की बात हो रही है। हमारे जो पूरे भारत में जिस तरह से अगर हम रोजगार की बात करें, अगर महंगाई की बात करें, 2 मिनट, महंगाई की बात करें, अगर इस पे चर्चा करना है तो आपको अपनी रीजनल पार्टी की जो हमारी जो रूल रेगुलेशन है उसको ऊपर उठ करके देश की राजनीति में योगदान देना है लोकतंत्र बचाने के लिए, तो हमें लगता है कि सबको एकजुट होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर सतीश प्रकाश, पूरी तरह से क्लियर है, क्योंकि बहन जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात क्लियर की है, ना सिर्फ विधानसभा के चुनाव, उन्होंने कह दिया 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भी बीएसपी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रही। तो फिर जिस विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है, आपने उसको अपने आप से पूरी तरह से अलग कर लिया है। देखिए, चर्चा हम किस चीज के ऊपर कर रहे हैं? ये यात्रा जो है कांग्रेस की प्योर पॉलिटिकल यात्रा है। नहीं, कांग्रेस की यात्रा पर मैं बात ही नहीं कर रही, कांग्रेस की यात्रा पर मेरा सवाल ही नहीं है। मैं तो विपक्षी एकता और एकजुटता की बात कर रही हूँ। कांग्रेसी एकता और कांग्रेसी यात्रा, मैं उससे अलग हटकर बात पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, देखिए रीमा जी, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है। हाँ। और जब से मोदी जी की सत्ता के रूप में दिल्ली में काबिज हुई है बीजेपी, तो ये जो देश जो है, ये सर्वाइकल ऑफ द की जो थ्योरी है, जो ऑक्सफाम की कल जो रिपोर्ट आई है, उसमें जरा उसको ध्यान से सुनिए कि 40% इस देश की संपत्ति 1% लोगों के पास है, और जो इस देश का गरीब लोग है, जो 50% गरीब आबादी है, उनके पास मात्र 3% कहीं ना कहीं संपत्ति है। और एक चीज और देखिए, जीएसटी को आप बीजेपी बहुत बड़ा चढ़ा करके पेश कर रही है। आज उसी रिपोर्ट में ये चीज भी है
कि जीएसटी का जितना कलेक्शन है, एक साल का जो कलेक्शन है 2021 और 22 का जो कलेक्शन आया है, उसमें 14.5 लाख करोड़ रुपए जो सरकार ने कमाए हैं, उसमें जो हिस्सेदारी है 64%, जो 50% जो आबादी है जिसके पास मात्र 3% इस देश के संसाधन है, उन्हीं से सरकार वसूल रही है। डॉक्टर सतीश, फिर तो जो आप बात कह रहे हैं वही बात तो राहुल गांधी ने आज कही है, फिर तो आपकी और राहुल गांधी की विचारधारा सेम हो गई ना, फिर अलग कैसे हुई? उन्होंने भी आज यही बात कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, मेरा कहना यह है, अभी जस्ट त्यागी जी एक बात कही कि संस्कृति बचाने की बात है। मैं भारत की ऐसी संस्कृति को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जिसमें अमीर को अमीर बनाया जाए और गरीब को गरीब बनाया जाए। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि मैं पिछड़े का बेटा हूं, मैं गरीब का बेटा हूं, लेकिन साथ उसको ये भी कहना चाहिए, देखिए अभी सरकार कह रही है कि इस देश की 80 करोड़ जनता सरकार के द्वारा दिए गए अनाज, मैं वही तो डॉक्टर सतीश आपसे कह रही हूँ कि आपने जो अपने आप को अलग कर लिया कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी भी आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो इन्हीं मुद्दों को उठाया उसने, तो इसका मतलब तो एक प्लेटफॉर्म पर आप दोनों है ना, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए मेरा सवाल ये है कि ये देश आजाद जरूर हुआ, इस देश में एक सामाजिक गुलामी भी है, इस देश में एक आर्थिक गुलामी भी है। आप सवाल पर नहीं आ रहे हो, सवाल पर नहीं आ रहे हैं आप डॉक्टर सतीश, मैं बताऊंगा, सवाल पर नहीं आ रहे हैं आप। अनुमा जी को गुस्सा आ जाएगा, फिर देखिए, फिर वो कहेंगे कि मैं आपको और उनको लड़वाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सिंपल सवाल पूछ रही हूँ आपसे, फिर उनको गुस्सा आ जाएगा। मैं आसानी से समझा देता हूँ। देखिए, सत्ता में चाहे कांग्रेस आए या बीजेपी आए, तथा कथित 20% लोग ही सत्ता की हिस्सेदारी लेते हैं। आज बीजेपी के अंदर जो तमाम जो लीडर्स हैं जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लीडर ही थे। इन्होंने जानबूझ करके इस देश की जो गरीब है, जो दलित है, जो आदिवासी है, उनके हकों के ऊपर कहीं ना कहीं आक्रमण हुआ। देश 75वां साल मना रहा है, लेकिन यही देश, इस देश का दलित आज भी गरीबी की रेखा का तो मतलब कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, आप ये कह रहे हैं? मैं इस पर रिएक्शन लेती हूँ। एक सेकंड एक छोटी सी बात ऐड करूं। देखिए, राहुल गांधी जी से एक सवाल पूछा गया कि आप ईवीएम के ऊपर क्या सवाल है। कांग्रेस भी ईवीएम के ऊपर खामोश है और बीजेपी भी खामोश है। अगर जातीय जनगणना की बात इस देश में होती है, जो पिछड़ों की जातीय जनगणना की बात है, वहां कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। 2011 में कांग्रेस की सरकार बाकायदा जातीय जनगणना के आंकड़े कर चुकी, लेकिन उसको छुपाया भी कांग्रेस ने है। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, वो भी इनको दबाना चाहती है, वो भी इनको छुपाना चाहती है। तो ये जो देश की जो 80% आबादी है, उसके हितों की रक्षा कौन करेगा? हमारा काम सिर्फ ये ढोल नहीं, 80% लोग। डॉक्टर सतीश, मैं जरा रिएक्शन ले लूं डॉक्टर सतीश बीजेपी से, क्योंकि आपने कहा कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली हुई हैं ईवीएम के मुद्दे पर और साथ में कुछ ऐसे मसलों पर जिसको लेकर देश में गरीबी, जिसका मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, वो है। एक बार मैं जरा बीजेपी के पास विनीत जी के पास जाऊंगी, उसके बाद मैं अनुमा जी के पास आऊंगी। विनीत जी, कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, बीएसपी ने अपना रुख साफ कर दिया है कि देश में अगर कोई बचा सकता है गरीबों को तो सिर्फ बीएसपी। तो कांग्रेस के साथ मिली भगत और विपक्ष में एकजुटता इन दो सवालों को लेकर। रीमा जी, बसपा किसी और ही दुनिया में रहती है। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। 2014 में मायावती जी ने एक बयान दिया था, एक डिक्लेरेशन दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को समर्थन, भाजपा को समर्थन 2014 के लोकसभा इलेक्शन में नहीं करूंगी, इलेक्शन के नतीजे आने के बाद भी। और पता है हुआ क्या? बसपा की पता है आपको कितनी सीट आई थी? 0 सीट आई थी उस चुनाव में। तो ये अलग दुनिया में रहने वाले लोग हैं और इन्हें समझ नहीं आता, केवल जातीय डिवाइड करके ये अपनी राजनीति करते हैं ना, और कोई मुद्दा इनके पास है। और जब इन्हें सरकार में रहने का मौका भी मिला, और वो कैसे मिला था वो भी पूरी दुनिया जानती है, जनता जानती है कि कैसे मायावती जी को सीएम बनाने का काम भाजपा ने ही किया था। उस समय भी इन्होंने क्या दलितों का विकास किया? आप पूछिए उत्तर प्रदेश में दलितों से जाके कि कुछ मायावती जी और उनके आसपास के 2-4 लोगों को छोड़कर किस दलित का उत्थान हुआ उत्तर प्रदेश में? दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए सबसे ज्यादा जिस सरकार ने काम किया है वो मोदी जी की सरकार है। आप आंकड़े उठा के देखिए, ऐसे बात करने से तो कुछ भी बात करिए। ओके डॉक्टर सतीश, सवाल यही खड़ा होता है, वोट बैंक, वोट प्रतिशत और सीटें जिसकी जितनी आएंगी वही तो तय करेगा ना कि देश में काम क्या करना है या सरकार में कैसे आना है। जो बात यहाँ पर बीजेपी ने खड़ी की, विनीत त्यागी ने, वो सवाल तो खड़ा होता है कि सीटों पर भी तो डिपेंड करेगा ना। आपने जो सवाल खड़ा किया, बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है, लेकिन आपकी खुद की सीटें और आपका प्रदर्शन क्या रहा,
अभी तक का, वो भी तो सवाल है फिर। नहीं, निश्चित रूप से राजनीति में अगर आप आंकड़ों का खेल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, आडवाणी जी ने इस देश में धार्मिक यात्रा शुरू करी और उत्तर प्रदेश में बाकायदा बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन यही बीजेपी को 15 साल तक सत्ता से बाहर बहुजन समाज पार्टी ने रखा है ना। देखिए, धर्म की लड़ाई अगर आप लड़ेंगे, उसमें चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि राहुल गांधी जी को यह बात ध्यान रखनी चाहिए, अगर वो वास्तव में बीजेपी को हटाना चाहते हैं, इस देश में धर्म की राजनीति को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो सामाजिक न्याय की बात कर सकता है। इस देश में तीसरी आजादी की आवाज उठेगी जो सामाजिक न्याय की बात होगी, जहां आर्थिक आजादी की बात होगी, जहां सांस्कृतिक आजादी की होगी, ये सवाल उठेगा। अगर राहुल गांधी जी इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से तमाम लोग उनकी बातों को सुनेंगे। अगर वो ईवीएम के ऊपर बहन जी ने कहा कि इस देश में सवाल है, लोक जनता है, देखिए कोई किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास होना चाहिए। ओके अनुमा जी, ठीक है इसको दिया, इसके ऊपर नहीं है। अनुमा जी से ठीक है, मैं अनुमा जी से रिएक्शन लूंगी। अनुमा जी, जो बात यहाँ पर ये बोल रहे हैं खासकर ईवीएम को लेकर, क्योंकि एक तरफ दूसरा मुद्दा है और एक तरफ विचारधारा की जो लड़ाई है, इसमें आप लोग कहाँ खड़े हैं? क्योंकि लगता नहीं है, आपने मुझ पे आरोप तो जरूर लगाया था कि मोदी वर्सेस ऑल मैं कैसे खड़ा कर रही हूँ, लेकिन अभी यहाँ अनुप्रिया जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित और साथ में बसपा, तीनों की तरफ से देख लीजिए किस तरह का रिएक्शन आया, तो इसमें फिर बता दीजिए। मैं क्या बोलूं, मैं असल में मुझे अच्छा लगा कि जो टीएमसी के प्रवक्ता थे वो आपकी उस कहानी को समझ गए और उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। अगर ये यूट्यूब चैनल मेरे दोनों जो साथी लोग हैं वो देखेंगे दोबारा से तो आप पाएंगे कि मैंने आप दोनों की पार्टी पर कुछ नहीं कहा है और ये भी नहीं कहा है कि राहुल गांधी ही नेतृत्व करेंगे। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता जरूर हूं, लेकिन जो चीजें मैंने कही नहीं वो रीमा जी ने आप तक थोपी और आप उनके फेर में आ गए। मत आइएगा, मैं आपके बारे में आपके खिलाफ कुछ नहीं कह रही हूं। अनुमा जी, अखिलेश प्रताप सिंह आपकी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता है या नहीं है? है या नहीं है? सुनिए मेरी बात, अखिलेश प्रताप सिंह आपकी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता है या नहीं है? बिल्कुल है। आप मेरी बात तो, लेकिन मुझे तो कहने नहीं दे रही। नहीं। अरे भाई, आपने कहा कि जो बात आपने कहा राहुल गांधी के नेतृत्व की जो बात कभी बोली ही नहीं गई है वो बात मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, तो सॉरी एक सेकेंड मैंने नहीं कही है। देखिए, आवाज आ रही है? दिए गए वो है जो हमारे लाइक माइंडेड है, जो हम। अब आप मेरी बात सुनिए। अखिलेश प्रताप सिंह 5 की पंचायत ये शो है परसों का जिसमें उन्होंने ये बात बोली है। दिए गए हैं न्योता राहुल गांधी हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के चेहरे होंगे। राहुल गांधी हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। अखिलेश प्रताप सिंह, मैंने तो बोला ही नहीं अनुमाचार्य ने बोला है, मैंने कहा ही नहीं अनुमाचार्य ने बोला है। बहुत अच्छा है वीडियो। मैंने ये कहा, मैंने आज के प्रोग्राम में ये नहीं कहा है और इसके लिए दोनों लोगों को पिच मत करिए मेरे। अरे भाई, तो 2 दिन में क्या पार्टी की विचारधारा चेंज हो गई या पार्टी का डिसीजन चेंज हो गया? 2 दिन मैंने ये नहीं कहा। आप अपनी बात कहना चाहती है तो मुझे बुलाया ही क्यों है? मुझे कहने दीजिए ना, मुझसे सवाल पूछिए। आप अगर गलत बोलेंगी तो मैं सही तो करूंगी ना उस बात को। मैं कोई गलत नहीं बोल रही हूँ। 2 दिन पहले पार्टी का स्टैंड ये था, 2 दिन में बदला तो नहीं है। मैंने प्रोग्राम में वो नहीं कहा है जो आप यहाँ के दोनों प्रवक्ताओं को समझाने की कोशिश कर रही हैं, मैंने नहीं कहा है। दूसरी चीज, अब आप सुनिए, राहुल गांधी जी ने जैसे कहा कि देश के 21 अरबपतियों के पास हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा संपत्ति है। सबसे अमीर 1% आबादी के पास पूरे हिंदुस्तान का 40% धन है। ये राहुल गांधी ने कहा, ये सामाजिक न्याय की बात है। और मैं तो ये कहूंगी आपके चैनल से, इसी तर्ज पर जो राहुल गांधी जी ने कहा उसी तर्ज पर कहूंगी और साक्ष्यों के आधार पर कहूंगी कि बीजेपी के केवल एक नेता यानी मोदी जी के पास कुल नेताओं की तुलना में 95% से ज्यादा टीवी कवरेज है और उनका हमारी भारत जोड़ो यात्रा जैसे ऐतिहासिक कदम को भी जगह नहीं मिली है। पूरे चैनल्स मिलाकर 90% समय बीजेपी को दिखाते हैं। तो हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय तो आप भी नहीं कर रहे हैं। जो भी सवाल पूछते हैं उसका फायदा किसी न किसी तरह बीजेपी को, ये आपकी मंशा रहती है। हमारी हम देश के संविधान के साथ है और जो संविधान के साथ है हमें उससे कोई। अनुमा जी, कैसे जगह देनी होती है भारत जोड़ो यात्रा को, बताइए एक बारी, कैसे जगह दी जाती है? मैं जाती हूँ। 1 मिनट अनुप्रिया जी, जरा 1 मिनट, कैसे जगह देनी चाहिए वो बताइए आप। मैं आपको बताऊं, नॉर्मल जगह दे सकते थे, लेकिन आप तब जगह देते हैं जब कोई नैरेटिव सेट करना होता है, जब राहुल गांधी के
किसी बयान के ऊपर तंज करना होता है, किसी बयान को मतलब आप ये कहना चाह रही हैं, आप ये कहना चाह रही हैं अनुमा जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि सुबह के 6 बजे से लेकर 11 बजे तक राहुल गांधी के साथ सारे चैनल चले, 6 से 11 बजे सारे चैनल सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा दिखाएं, फिर टी ब्रेक ले, फिर लंच ब्रेक ले, फिर शुरू हो जाए राहुल गांधी के साथ रात के 11 बजे तक भारत जोड़ो यात्रा दिखाएं। ऐसे करना चाहती हैं आप? तो सरकारी मैं जानना चाहती हूँ ना। नहीं, आपने कहा कि दिखा नहीं रहे हैं, किस तरह दिखाए ये बताइए आप। नहीं, आप जैसे मोदी जी को दिखाते हैं ना उतना ही दिखा दिया करिए। कैसे दिखाते हैं मोदी जी को? अरे भाई कैसे दिखाते हैं मोदी जी को? तो आप दिखाते ही है, लेकिन जब प्रधानमंत्री दिखाते हैं आज सुबह काम करते हैं अनुमा जी, आपके पास तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है ना आपके फोन पर, आपके फोन पर विज्ञापन देखिए रीमा जी, आपके चैनल के हर विज्ञापन पे प्रधानमंत्री छाए रहते हैं। तो आप विज्ञापन में दिखाते हैं, आप भाषण में दिखाते हैं, आप बीजेपी की यात्राओं में दिखाते हैं, आप हर जगह उन्हीं को तो दिखाते हैं, आप दूसरों को दिखाते ही कहाँ हैं? अनुमा जी पहली बात, एक सेकेंड अनुमा जी, बीजेपी की अभी कोई यात्रा चल नहीं रही, नरेंद्र मोदी की अभी कोई यात्रा नहीं चल रही। दूसरी बात, आपने जो ये बात कही प्रधानमंत्री के किन प्रोग्राम्स को दिखाया जाता है, जब वो किसी बात पर जाकर इनॉग्रेट कर रहे होते हैं, सरकारी योजनाएं चला रहे होते हैं, वो तो देश के प्रधानमंत्री को दिखाएंगे ना। अगर कोई योजना वो आगे चला रहे हैं। नहीं, आप क्या सवाल खड़ा कर रही हैं? आज सुबह से अच्छा चलिए आज ही की बात कर लेते हैं अनुमा जी। आज सुबह से आपने चैनल्स देखे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपकी चल रही होगी, सुबह से कितनी बार प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाया है चैनल्स पर, जरा बताइए आप जो बात कर रही हैं। और राहुल गांधी कितनी बार दिखे हैं, जरा बताइए। देखिए, मैंने तो अभी पिछले 1 घंटे में ही देखा और कितनी देर तक प्रधानमंत्री को देखा, हर विज्ञापन में प्रधानमंत्री को देखा। अब क्या बात करती हैं आप लोगों ने चैनल के प्राइम टाइम का और नॉर्मल टाइम का 95% कौन सा विज्ञापन अनुमा जी जनता पार्टी को दिया हुआ है? अरे भाई कौन सा विज्ञापन चला है? अभी तो कुछ चला नहीं। लेकिन दूसरी बात, 2 दिन दिल्ली में एक ऐसी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चलती है जिसमें 350 लोग आते हैं, जिसमें 12 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तमाम नेता हैं। ऐसी कवरेज क्या कांग्रेस की होती थी या नहीं होती थी? अनुप्रिया जी, ओके चलिए ठीक है, मैं मीडिया पर आपसे बहस करना ही नहीं चाहती हूँ, सबूत है। मैं आपसे चलिए अनुमा जी हम लोग जिस मुद्दे के साथ में थे, जिस डिबेट पे मुझे लगा था डिबेट कहीं किसी और चला गया, किसी और हम लोग चले गए, मुझे पता नहीं चला। अनुमा जी का फेवरेट टॉपिक है मीडिया पर अटैक करना, शुरू से एंड तक उनका फेवरेट टॉपिक है, इसलिए उस पर चर्चा कितना समय मिलता है दूसरी दलों को? चैनल के स्पेस से अगर हमें लगता है कि अगर हमें देश की राजनीति की बहुत फर्क पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि उन 85 करोड़ लोगों से पूछना चाहिए जिसको अनाज फ्री में मिल रहा है सरकार की तरफ से, कि 85 करोड़ लोग अभी भी सरकार के भरोसे निर्भर है कि उनको सरकार पैसा देगी अनाज तो वो खाएंगे। आप बताइए कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उन्होंने कहा कि 60 लोकसभा सीट की बात करेंगे और 1,60,000 बूथ की बात करेंगे, लेकिन कहीं भी उन्होंने अपनी मीटिंग में यह नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो 8 साल तक लोगों को जो दिया है, रोजगार दिया है, लोगों को वो मौका दिया है, सुरक्षा दिया, उस पर हम बात करें, क्योंकि उन्होंने कुछ दिया ही नहीं, उनके लिए ये है ही नहीं। ये अपनी जो पार्टी की बात करेंगे तो कार्यकर्ता तैयार करेंगे, कैसे लोगों तक में भाई बताना है कि मोदी जी को वो चेहरा बनाना है। लेकिन अब देखिए देश की राजनीति क्या होनी चाहिए, इस चैनल पे बैठ के हम लोग यह कहें कि हमें इतना टाइम दीजिए, ये नहीं मिलेगा, ये आपको मानना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र में अगर हमें आजादी मिली है तो हम जनता के बीच जाएंगे कि भाई देखिए आपको महंगाई और भी ज्यादा महंगा हो गया है हर चीज, आप पेट्रोल के दामों को देख लीजिए, घरेलू गैसों को देख लीजिए, इतना ही महंगा हो गया है। 2014 का स्वरूप देखो, नहीं एक मिनट, हम लोग प्याजों की दाम को बात कर रहे थे, कितनी क्या दाम थे, आज देख लीजिए, आज आप देख लीजिए गरीब के थाली में जो खाने को था, दूध दही छाछ, उस पे आपने लगा दिया जीएसटी, लगा दिया आपने, टैक्स कर दिया। बात मुद्दा ये होना चाहिए, मुझे लगता है कि ये मुद्दा होना चाहिए कि विपक्ष कितना एकजुट है, जनता एकजुट है और जनता 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाएगी, क्योंकि वो तंग आ गई है, उसको कुछ भी नहीं मिला है। जो भी बात ठीक है, इस पे जवाब ले लेते हैं, विनीत त्यागी इस पर जवाब देंगे। लेकिन अनुप्रिया जी, क्योंकि बार बार ना अनुमा जी इसी मुद्दे को उठाती हैं, इसीलिए मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, आपसे भी और डॉक्टर सतीश प्रकाश से भी, पिछले 1 हफ्ते में मेरे इसी शो में आप कितनी बार आई थी अनुप्रिया जी? नहीं, मैं 1 हफ्ते में तो शायद 1 हफ्ते पहले मैं आपसे शो में थी। हाँ, तो लगातार आप जुड़ रही हैं। डॉक्टर सतीश भी, जहां तक मुझे याद है, ये वो 4थी या 5वीं बार मेरे शो में आ रहे हैं। लगातार हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, सबको स्पेस दिया जा रहा है। उसके बावजूद अनुमा जी अगर सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हैं
मीडिया के प्रदर्शन से और मीडिया के इस बात पर चर्चा करने से, तो फिर अब उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। अनुमा जी सॉरी नहीं हो पाएगा कुछ। विनीत त्यागी, रीमा जी अब मुझे थोड़ा सा स्पेस मिले तो देखिए। अच्छा, बीजेपी भी स्पेस मांग रही है, मतलब मुझे हंसी आ रही है। बीजेपी जिसको लेकर आरोप हमें झेलने पड़ रहे हैं, उसको लेकर के भी देखिए अब स्पेस की बात हो रही है। विनीत जी जी देखिए, बड़ा हास्यास्पद है कि अनुमा जी आप सुनने की भी थोड़ी क्षमता रखती हैं क्या? हिंदी सही बोलिए, हिंदी डिबेट है, हिंदी सही बोलिए। देखिए, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आर्थिक सामाजिक न्याय की अभी अनुमा जी ने बात की, लेकिन जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए हम रिजर्वेशन लेके आए थे 10%, उसको ये लोग विरोध कर रहे थे, उसके विरोध में खड़े हुए ये लोग, उसको कोर्ट में चैलेंज करने गए, फिर वहां कोर्ट में इन्हें मुंह की खानी पड़ी, तब जाके माने। ये इनका सामाजिक न्याय की परिभाषा देखिए, जो इनको कन्वीनियंट हो, जो इनको सहूलियत देता हो, इनको चुनाव में मदद कर सके, ऐसा सामाजिक न्याय चाहिए। अभी देश में चल क्या रहा है? मोदी जी ने सबके लिए काम किया है, पूरे देश की 130 करोड़ जनता के लिए काम किया है, और देश को एकजुट होता देखकर ये लोग तिलमिला गए हैं। अब ये नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि देश को तोड़ा कैसे जाए। सामाजिक न्याय के नाम पे तोड़ दिया जाए, जातीय जनगणना के नाम पे तोड़ दिया जाए, तो किसी भी तरीके से तोड़ देना चाहते हैं। अभी नफरत और प्यार की बात कर रहे हैं। जब केरला राहुल गांधी जी गए तो कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने क्या ट्वीट किया? आरएसएस की यूनिफॉर्म को जलता हुआ ट्वीट किया। और केरला में क्यों किया? केरला में क्यों किया जानते हैं आप लोग? क्योंकि केरला में आरएसएस के काफी स्वयंसेवकों की प्रतिदिन हत्या की जाती है। पिछले कुछ समय में बड़ी तादाद में उनकी हत्या की गई है। उस प्रदेश में राहुल गांधी जी जाके कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से उनकी यूनिफॉर्म को जलता हुआ ट्वीट कराते हैं। उसका मतलब सब जानते हैं कि किस नफरत और प्यार की आप बात कर रहे हैं। जॉर्ज पोनिया कौन है जिनके साथ आप वहां तमिलनाडु में बैठे थे? कौन है वो प्यार फैलाने वाले हैं पादरी। आपके नैरेटिव यहाँ मत चलाएं। नैरेटिव नहीं है, सच्चाई है अनुमा जी। नैरेटिव्स यहाँ मत चलाएं। केवल आपके नैरेटिव नहीं चलेंगे यहाँ पर, ये सच्चाई है। जॉर्ज पोनिया कहते हैं कि हमें जूते इसलिए पहनने चाहिए कि भारत माता से हमारे पैर न गंदे हो जाएं। ऐसे इंसान के साथ बैठते हैं। विनीत जी देखिए, आप इस डिबेट को, मैं फिर कहूंगी बार बार डिबेट को इधर से उधर मत, इधर से उधर नहीं ले जा रहा हूँ। सामाजिक न्याय और भारत को आज आगे ले जाने वाली बात कर रहा हूँ। आपके साथ कौन खड़ा है और आप किसके साथ खड़े हो, उससे पता लगता है कि आपकी नीयत क्या है। जातिगत जनगणना के खिलाफ में मैं बता दूं विनीत जी आपको, अगर आप 10% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो आप ही के नेता पूरे बिहार में वो जातिगत जनगणना के खिलाफ की बात करते हैं। आप कैसे बात करते हैं? एकदम रिजर्वेशन की बात करते हैं, फिर जातिगत जनगणना के विरोध में आप होते हैं। आप अपना जाति के नाम पर देश को तोड़ने के हम विरोध में हैं और उसी की कोशिश आप कर रहे हैं। क्योंकि रिजर्वेशन किस आधार पर देते हैं विनीत जी? रिजर्वेशन किस आधार पर मुझे बताइए। आप वीकर सेक्शन के एक सेकंड अनुप्रिया जी मेरा सवाल, आ रही हूँ मैं डॉक्टर सतीश आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल यही है, क्योंकि एक दूसरे पर उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। हर पार्टी में अगर इस तरह की चीज हो रही है, अगर बिहार के शिक्षा मंत्री जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है रामायण को लेकर, राम और सीता जी को लेकर, ये तमाम चीजें, ये बयान क्यों आ जाते हैं फिर बीच बीच में? मैं तो जवाब देना बनता है ना। मैं जवाब दूंगी इसका। मैंने रामचरितमानस पे मैं और मेरी पार्टी ने ये स्टैंड क्लियर किया है कि हम किसी भी ऐसी बयान के साथ में खड़े नहीं। बयान के साथ क्या आप सरकार में नहीं है उनके साथ? आप सरकार में नहीं खड़े उनके साथ? नहीं, मैं याद दिला दूंगा आपको। संजय निषाद बताओ, आप सरकार में खड़े हैं उनके साथ? नहीं खड़े हैं। हाँ ठीक है विनीत जी, संजय निषाद क्या उनका रेजिग्नेशन मांगा? संजय निषाद जी यूपी में आपके साथ गठबंधन में है, जिन्होंने प्रभु श्री राम के जन्म पे सवाल उठाया था, आपको याद होगा। आपने क्या वहां सरकार से कहा कि उनको सरकार से हटाया जाए? उन्होंने कहा, एक मिनट विनीत जी, आप मेरे बीच में बोलिए अनुप्रिया जी, आप मेरे बीच में आइए, मेरी टर्न चल रही थी। बता रही हूँ कि आप जो बात करें आपको स्टैंड ही नहीं पता चला कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि आप हो या कांग्रेस हो, जातिगत जनगणना के विरोध में आप बात कर रहे हैं। आपकी इंटेंशन के विरोध में मैं बात कर रहा हूं, जो कि आपके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए जाति के नाम पर आप देश को तोड़ना चाहते हैं। आपके पास ना कोई मुद्दा बचा है, ना कोई नेतृत्व बचा है, तो केवल आप एक प्रयास करना चाहते हैं कि देश को तोड़ दें। जो देश आज एकजुट खड़ा होकर मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम कर रहा है, उस देश को आप तोड़ना चाहते हैं। आपकी इंटेंशन पर मैं देश की जनता को बता रहा हूं। ठीक है रिमा जी, एक सवाल है। संजय निषाद भाजपा के साथ गठबंधन में यूपी में है, जिन्होंने प्रभु श्री राम के जन्म पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं है। आप कहां थे उस समय विनीत जी? क्या स्टैंड आपने लिया? और आप आज भी गठबंधन में हैं।
आप एक तरफ प्रभु श्री राम के मंदिर की बात करते हैं। अरे प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने वाला है कौन? नहीं वही तो बता, आप प्रभु श्री राम के सवाल पर भी उठाते हैं, आप उनके जन्म के सवाल उठा रहे हैं। हम तो रामचरित मानस में हमारे गठबंधन ने कहा, हमने स्टैंड क्लियर किया कि हम उनके साथ में नहीं है और उनको माफी मांगना चाहिए। मैं खुद बोल रही हूँ, आज चैनल पे भी बोल रही हूँ। स्टैंड क्लियर किया नीतीश जी का, ये कहते रहे कि मुझे पता ही नहीं है, पता करेंगे कि क्या बात हुई। सुनिए बोल दिया उन्होंने, एटलीस्ट एक छोटा सा सवाल है, स्टैंड पर नहीं रहते हैं। ओके डॉक्टर सतीश, वैसे इन्होंने जो विनीत त्यागी ने जो जवाब दिया था वो उन्होंने अनुमा जी को दिया था, उनके सवाल के जवाब में वो बोल रहे थे, लेकिन शायद जेडीयू और डॉक्टर सतीश भी। हाँ ओके डॉक्टर सतीश जल्दी से। हाँ देखिए जाति भारत की सच्चाई है और जाति की तख्ती गले में डाल करके आप जातिवाद के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये सच्चाई है कि भारत में सामाजिक पिछड़ेपन का जो सबसे बड़ा जो कारक है वो जाति ही है, और अगर वो जाति है तो जाति की जनगणना करा लो। और 20% लोगों की आबादी के आरक्षण की आपको इतनी चिंता है, जो ओबीसी है जिसने आपकी सरकार बनवाई है, यही ओबीसी कल आपसे सवाल पूछेगा। ये आप सुनिए इस बात को, अगर आपने सुनिए जाति सच्चाई है, इसको मान लीजिए। इस देश में जो जातीय सड़ांध है, हमारा मानना है ये, उस सड़ांध से जितना जल्दी पीछा छुड़ा लिया जाए, ये देश आजाद हो चुका। इस देश का एक संविधान है, यहाँ धार्मिक गुलामी नहीं चलेगी। जल्दी से जवाब देंगे, फिर मैं अनुमा जी के पास चलती हूं। जाति इस देश की सच्चाई है, कोई इसको अस्वीकार नहीं करता है, सब स्वीकार करते हैं, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलेंगे भाई? सबका उत्थान करके निकलेंगे या बीच में और दरारें डाल के निकलेंगे? कैसे उत्थान करेंगे उसका? सबका उत्थान कैसे होगा? 8 साल का भाजपा का जब काम देखेंगे, सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियरी है वो कौन है? वो पिछड़े समाज से आते हैं। आदिवासी इस देश का ओबीसी गरीबी की रेखा का सच्चा रिश्तेदार है, गरीब है। ये भी है क्या अनाज में जो रोजगार नहीं है उसी को अनाज मिलेगा? की बात कौन करेगा? अनुप्रिया जी अनाज कैसे देते हैं? मोदी जी ने तमाम सार्वजनिक मंचों के ऊपर अपनी जाति डिक्लेयर करी। उन्होंने कहा कि मैं पिछड़ा हूं। उन्होंने संसद के अंदर बैठ करके अपने मंत्रियों की जाति गिनवाई। रोजगार करके देश के प्रधानमंत्री जी लोकसभा के पटल के ऊपर अपने तमाम मंत्रियों की जाति गिनवाते हैं। ये गलत है या सही है, उनसे जाकर के पूछिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि आज ये मंथन करने की आवश्यकता है तमाम लोगों को। कांग्रेस भी मंथन करे, बीजेपी भी मंथन करे, तमाम लोग मंथन करें। बिहार में कुछ युवा वो रोजगार मांगने गए थे, अगर इस देश में सामाजिक अत्याचार है उसके खिलाफ तमाम लोगों को खड़ा होना चाहिए। जो गैर संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसको नकार देना चाहिए। आपका जो रोजगार देने का तरीका जो आपने बिहार में दिखाया है वो तरीका नहीं पता था पूरे देश में किसी को कि कोई रोजगार मांगने आए लाठियां बरसा के उसको रोजगार दिया जाता है। प्रोफेसर की भर्ती हुई, योगी जी ने बाकायदा 11 प्रोफेसर जो है अपनी जाति के रख दिए। ये मॉडल जाकर के देखो भाई। ठीक है, कुछ नहीं दिया। तो जेडीयू ने बिहार में क्या रोजगार दिया बताइए? मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको 2 करोड़ का भी आंकड़े का बता दूंगा अभी। नहीं आप अगर थोड़ा सा बिहार को थोड़ा और आप जान जाएंगे तो आपको पता होगा कि जब से आप हमारे साथ में गठबंधन से दूर भाग गए हैं ना, तब से हमने कई लोगों को हमने प्रमाण पत्र दिया है। हमने अनुप्रिया जी सवाल ये भी था ना कि 10 लाख अगर सरकारी नौकरियों की बात चल रही है तो वो रोजगार कहाँ तक आ पाया है, ये भी तो सवाल पूछा जाएगा ना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से। हाँ अगर आप देखेंगे हमारे ही बिहार में इस जब गठबंधन से हम दूर जब गए हैं हम लोग, तो आप देखेंगे कि पुलिस विभाग में 85,000 लोगों के लिए वैकेंसी निकली है हमारे बिहार में। आप जिस रोजगार की बात करें, बिहार एसएससी, बिहार बीपीएससी के 10 लाख का आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा था जो दिया गया था अनुप्रिया जी। 10 लाख का आंकड़ा बड़ा आंकड़ा था जिसको लेके बात होती है। एनीवेज समय की बात है, समय की बात है अनुप्रिया जी। 5 महीने में आपको 10 लाख याद जरूर आ रहा है, लेकिन 8 साल में आपको एक बार भी आपको 2 करोड़ याद नहीं आया। पूछिए मुझसे, बताता हूं। नहीं बोलेंगे उसको, नहीं आप बोलेंगे नहीं रीमा जी। ओके चलिए चलते वक्त की बात है अनुमा जी पर, चलते नहीं अब समय नहीं है अनुमा जी। चलते बस मैं जानना चाहती हूँ कि अब श्रीनगर में कितने दल आपके साथ आ रहे हैं, बहुत जल्दी से बताइएगा, समय नहीं है मेरे पास। अब मेरे भाई सतीश जी और बहन अनुप्रिया जी को बोलूंगी, जिसके आरएसएस के अध्यक्ष हमेशा ब्राह्मण या सवर्ण होते हैं, उनसे कहां आप उम्मीद कर रहे हैं इस सब चीजों की? और कितने दल आएंगे? कांग्रेस की बाहें सबके लिए खुली है जो संविधान का सम्मान करते हैं। जो आएंगे वो सिर माथे पर, जो नहीं आएंगे वो भी दोस्त है। क्या बात कर रही हैं आप? यही है हमारा कहना। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े आज 5 की पंचायत के इस विशेष सत्र में। और
खास करके अभी तक जिस मुद्दे को लेकर हमने ये डिबेट शुरू की थी कि आखिर ये जो मोदी वर्सेस ऑल अब जो दिखाई दे रहा है, उस पर खुद ही जो सवाल खड़े किए अनुमाचार्य ने, उन्होंने कहा अभी तो मोदी वर्सेस ऑल सवाल ही कहां है। तो लगभग ये बात तो तय है कि ऑल में आखिर कौन कौन से दल शामिल होंगे, गठबंधन की एकता कहां जाएगी, कैसी होगी रूपरेखा, उसको लेकर अभी कोई भी जानकारी किसी भी दल के पास नहीं है। तो फिलहाल ये सवाल छोड़कर हम चाहते हैं कि मोदी वर्सेस ऑल ये वाकई में है भी या अभी सब अलग अलग छिटके हुए और बिखरे हुए ही दिखाई दे रहे हैं। आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।